सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपने चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, आज इस वीडियो में मैं आपके बाल विकास विषय के यानी कि आपके फर्स्ट पेपर के सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन बताने वाली हूँ। सबसे पहले यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को अब हम सॉल्व करेंगे। दोस्तों, सेकंड पेपर में पहले ही सॉल्व करा चुकी हूँ, उसकी भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में मिल जाएगी। आप सारे क्वेश्चंस को मिला लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है, बाल विकास के अंतर्गत निम्नलिखित आयु वर्ग है। तो बाल विकास में आपको पता है बच्चे के जन्म से लेकर के उसके किशोरावस्था तक का अध्ययन करते हैं, यानी कि जन्म से लेकर के 18 वर्ष तक की जो अवस्था होती है। तो ऑप्शन 1 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में या सभी अवस्थाओं में। राइट आंसर है किशोरावस्था में जो बालक का विकास है वो लगभग पूरा हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है। मैंने आप लोगों को बार बार बताया था कि जो नवजात शिशु होता है उसकी हड्डियों की संख्या 270 होती है। तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पर आते हैं, सीखने को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक क्या है। प्रेरणा, ध्यान, रुचि या स्मृति। तो सीखने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यक है दोस्तों, सीखने को प्रभावित करने वाला जो सबसे महत्वपूर्ण कारक होता है वो होता है अभिप्रेरणा। यानी कि जब तक हमारे अंदर किसी काम को करने की अभिप्रेरणा नहीं होगी, मोटिवेशन नहीं होगा हमारे अंदर, तब तक हम उस काम को सही से सीख नहीं पाएंगे। तो मोटिवेशन होना, तत्परता होना, काम को करने के लिए प्रेरणा का होना बहुत जरूरी है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पर सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीखने की सही परिभाषा क्या है। तो सीखना क्या होता है, अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, सीखना होता है। तो ऑप्शन 3 जो है ये सही हो जाएगा। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रयत्न एवं भूल का सिद्धांत, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसने दिया था। आप सभी को पता है थॉर्नडाइक ने दिया था। इन्होंने सीखने के 3 नियम बताए थे और ये सभी आप लोगों को लर्न कराया था मैंने क्लासेस में। क्वेश्चन नंबर 7 है, बालक की नैतिक विकास का तात्पर्य है उसके सामाजिक विकास से, उसके शारीरिक विकास से, उसके धार्मिक विकास से या उसके चारित्रिक विकास से। नैतिक विकास का मतलब बच्चे का चारित्रिक विकास। तो ऑप्शन 4 जो है ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा प्रकार मनोवैज्ञानिक है, बहिर्मुखी, सैद्धांतिक, भक्तिहीन या राजनैतिक। तो आपको पता है कि मनोविज्ञान में युंग के अनुसार व्यक्तित्व 3 प्रकार का बताया गया, बहिर्मुखी, अंतर्मुखी और उभयमुखी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 जो है बहिर्मुखी ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, आत्म केंद्रित व्यक्ति का व्यक्तित्व कैसा होता है। आत्म केंद्रित मतलब क्या, जो अंतर्मुखी व्यक्तित्व का व्यक्ति होता है वो अपने में ही खोया रहता है, वो ज्यादा लोगों से बात नहीं करता है, वह अपनी दुनिया में मस्त रहता है। तो ऑप्शन 1 जो है अंतर्मुखी ये सही हो जाएगा। यह आत्म केंद्रित यानी कि अपने में ही घुलने मिलने वाला व्यक्ति होता है, यानी कि इतना लोगों से उतना इसका मतलब नहीं रहता है, अपने में ये खुश रहता है, इसकी अपनी अलग दुनिया होती है। तो ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, चिंतन के साधनों में से एक है संकेत, रटना, गुणों का विश्लेषण करना या सामान्यीकरण करना। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1 संकेत या प्रतीक या चिन्ह, या चिंतन के साधनों में आता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 है, बालक में अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत क्या है। अभी आपने देखा किसी भी काम को हमें सीखने के लिए मोटिवेशन की जरूरत पड़ती है। तो मोटिवेशन कहाँ से आता है, तो ये आता है रुचि से। तो बालक में प्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत होता है रुचि। इसके अलावा दोस्तों उद्दीपक भी सहायता करता है और किसी कार्य को करने की भी प्रेरणा उसकी आवश्यकता से भी आती है, उस काम की हमें कितनी आवश्यकता है। तो दोस्तों अगर देखा जाए तो ये सारे के सारे स्रोत सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग जरूर कमेंट करिएगा कि आपने इसमें क्या आंसर सही लगाया है, क्योंकि ये सब अभिप्रेरणा उत्पन्न करने के एक तरीके से ये अभिप्रेरणा के स्रोत ही है, उद्दीपक, आवश्यकता। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है, स्मृति एक आदर्श पुनरावृत्ति है। यह किसका कथन है, स्काउट का, जैक्स का, रायबर्न का या रॉस का। दोस्तों यह कथन है स्काउट का, ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 है, सृजनात्मक बालक की विशेषता यह है कि वह संवेदनशील होता है, परिहास प्रिय होता है, जिज्ञासु होता है या उपरोक्त सभी। दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सृजनात्मक बालक है तो सृजनात्मक बालक वह संवेदनशील भी होता है, परिहास प्रिय भी होता है, यानी कि एक दूसरे से उसका व्यवहार जो होता है अपने आसपास के लोगों से, अपने मित्रों से, वो बहुत ही अच्छा होता है। और वह जिज्ञासु भी होता है, यानी कि उसके अंदर बहुत क्यूरियोसिटी होती है, किसी भी चीज को लेकर के वह प्रश्न पूछता है।
तो ऑप्शन 4 जो है उपरोक्त सभी ये राइट आंसर होगा। ये सब सृजनात्मक बालक की विशेषताएं हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन 4 बिल्कुल सही होगा। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। संवेग के प्रकार है, तो मुख्य रूप से संवेग 3 प्रकार के बताए गए हैं, क्रोध, प्रेम और भय। तो यहाँ पर ध्यान दिया हुआ है, यह संवेग का प्रकार नहीं है, तो ऑप्शन 3 सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 है। फ्रायड के अनुसार आक्रामकता का कारण है उच्च अधिगम, जिज्ञासा, उद्वेलन या उपलब्धि प्रेरक। पहली बात तो उच्च अधिगम, अगर कोई बहुत अधिक पढ़ लेगा, वो अच्छे से सीख लेगा, तो वह आक्रामक वह व्यक्ति होगा ही नहीं। और अगर उसके अंदर जिज्ञासा होगी तो वह भी व्यक्ति आक्रामक नहीं होगा। लेकिन अगर मानसिक उद्वेलन, किसी चीज को लेकर के कोई व्यक्ति परेशान है, कोई घटना उसको बहुत ज्यादा झकझोर दी है अंदर से उस व्यक्ति को, तो उसके अंदर मानसिक उद्वेलन आ जाएगा, जिसके कारण से वह आक्रामक हो जाएगा या हिंसा करने वाला व्यक्ति बन जाएगा। तो ऑप्शन 2 जो है ये बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से सारे के सारे आपने बहुविकल्पी क्वेश्चंस को कर लिया। आपने कितने क्वेश्चन सही किए आप कमेंट जरूर करिएगा दोस्तों, ठीक है। और अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछिएगा, मैं एक्सप्लेन भी कर दूंगी। इसके बाद यहाँ पर लघुत्तरीय क्वेश्चंस है। क्वेश्चन नंबर 16 है। शिक्षक को बाल विकास का ज्ञान क्यों आवश्यक है? अब ये आपको बताने की जरूरत तो है नहीं, बाल विकास शिक्षक को क्यों आना चाहिए। जब शिक्षक को बाल विकास विषय का ज्ञान होगा तभी वह प्रत्येक बच्चे की आवश्यकता को पूरा कर पाएगा। कौन से बच्चे को किस तरीके से पढ़ाना है, कौन सी विधियों का प्रयोग करना है, कैसे उसकी विषयगत कमजोरी का पता लगाना, ये सारी चीजें हमें मनोविज्ञान ही सिखाता है। फिर क्वेश्चन नंबर 17 है। शैशवावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए। तो शैशवावस्था जन्म से लेकर के जो 5 वर्ष तक की अवस्था होती है, इसमें बालक के अंदर कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, किस तरीके से वह आत्म केंद्रित होता है, वह बहुत सारी चीजें सीखता है। आपको पता है कि अपने आसपास के लोगों से, अपने परिवार के सदस्यों से। फिर देखिए किशोरावस्था का क्या तात्पर्य है। तो किशोरावस्था 12 से लेकर के 18 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चे के अंदर बहुत सारे शारीरिक परिवर्तन होते हैं और इसके अलावा बच्चे के अंदर बहुत सारे, इसी में क्या होता है, यही वो अवस्था होती है इसमें बच्चा अगर चाहे तो बहुत अच्छा बन सकता है और चाहे तो बहुत ज्यादा खराब भी बन सकता है। तो ये सारी विशेषताएं ऑलरेडी मैंने आप लोगों को बताया है। समायोजन का मतलब होता है कहीं पर हम किसी भी अवस्था, अगर कोई ऐसी चीज होती है, कोई सिचुएशन होती है जिसमें हमें क्या करना पड़ता है, समायोजन करना पड़ता है। हमें अगर हम किसी नई जगह पर गए हैं तो हमें क्या करना पड़ता है, वहां की परिस्थितियों से हमें क्या करना पड़ता है, सामंजस्य बैठाना पड़ता है, और ये एक प्रकार से समायोजन ही होता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 20। तर्क का क्या तात्पर्य है। तो तर्क क्या होता है, एक तरीके से हम कह सकते हैं एक सोच ही होती है या, और तर्क में हम क्या करते हैं कि एक तरीके से हम किसी भी तथ्य को हम सही प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, तर्क का सहारा लेते हैं। फिर है सामाजिक विकास क्या। सामाजिक विकास का मतलब यही होता है कि हमारा सामाजिक विकास क्या है कि हम अपने मित्रों से हमारा व्यवहार कैसा है, अपने टीचर से हमारा व्यवहार कैसा है, अपने आसपास के लोगों से हमारा व्यवहार कैसा है, हम सामाजिक हैं कि नहीं, ये इसी से पता चलता है कि हमारे आसपास के लोगों से हमारा व्यवहार कैसा है। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 22 है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ कि आपने आलपोर्ट की परिभाषा लिखी होगी व्यक्तित्व की। आलपोर्ट के अनुसार दोस्तों व्यक्तित्व व्यक्ति की उन मनोशारीरिक पद्धतियों का वह आंतरिक या गत्यात्मक संगठन है जो कि पर्यावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। एक बार फिर से मैं बता रही हूँ, व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोशारीरिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो वातावरण के साथ उसका अद्वितीय समायोजन निर्धारित करता है। इसके अलावा दोस्तों गिलफोर्ड ने कहा है कि व्यक्तित्व गुणों का समन्वित रूप है, और वैलेंटाइन ने कहा है कि व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 23 है। आवाज में भारीपन किस अवस्था में आता है। तो यह आपको पता ही है कि किशोरावस्था। फिर अधिगम का अर्थ स्पष्ट करिए। तो अधिगम का मतलब ही होता है सीखना। व्यवहार में परिवर्तन ही क्या होता है, अधिगम होता है। अनुभव और प्रशिक्षण के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन ही अधिगम होता है। फिर कल्पना से आप क्या समझते हैं। तो कल्पना का मतलब क्या होता है कि हम किसी भी वस्तु के विषय में चिंतन करना। फिर देखिए रुचि के भेद बताइए। फिर इसके बाद है बुद्धि परीक्षण कितने प्रकार के होते हैं। शाब्दिक, अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण, आर्मी अल्फा, आर्मी बीटा, ये सारे मैंने आप लोगों को बताया है। अमूर्त बुद्धि से आप क्या समझते हैं। तो दोस्तों अमूर्त बुद्धि का मतलब है जो वस्तु हमारे समक्ष नहीं है उसके विषय में जब हम चिंतन करने लगते हैं वही होती है अमूर्त बुद्धि। फिर शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों आवश्यक है, या शारीरिक विकास का अध्ययन क्यों जरूरी है। 2 कारण बताइए। तो शारीरिक विकास का अध्ययन बहुत जरूरी होता है, तभी हमें अपने बॉडी के बारे में, अपने शरीर के बारे में नॉलेज होती है। फिर है बाल्यावस्था की 2 विशेषताएं बताइए। तो बाल्यावस्था में जो बच्चे होते हैं वह, यह जो अवस्था होती है इसमें बच्चों के स्कूल जाने की अवस्था होती है, क्योंकि 6 से 12 वर्ष तक की अवस्था होती है। इसमें बच्चा स्कूल जाना शुरू करता है
और इसमें बच्चे का सामाजिक विकास होना शुरू होता है क्योंकि बच्चा घर से बाहर निकलना शुरू करता है। यहाँ से देखिए लघु उत्तरीय क्वेश्चन स्टार्ट हो गए। क्वेश्चन नंबर 31 है, अधिगम की विशेषताएं लिखिए। तो अधिगम का मतलब क्या होता है? सीखना। और अधिगम के द्वारा ही व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन होता है। और क्योंकि आपको पता है व्यक्ति जन्म से लेकर के जब तक उसका जीवन है वह कुछ ना कुछ सीखता रहता है, तो यह भी क्या अधिगम की विशेषता में ही आएगा। सीखने की प्रभावशाली विधियां, उम्मीद करती हूँ आपने ये सारे लिखे होंगे। इसके अलावा किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था, यह किसका कथन है या इस कथन की विवेचना करिए। तो यह परिभाषा किसने दी है? स्टैनले हॉल ने दी है। और दोस्तों यह परिभाषा आप लोगों को पता ही है कि किशोरावस्था की यह परिभाषा क्यों दी गई है, क्योंकि इस अवस्था में बच्चों के अंदर बहुत सारे परिवर्तन होते हैं, शारीरिक तौर पर भी होते हैं, मानसिक तौर पर भी होते हैं। और यही वो अवस्था होती है जिसमें बच्चा अगर चाहे तो अच्छे से अच्छा बन सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 34, बाल विकास की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो बाल विकास आपने पूरा पढ़ा ही है तो आपको अच्छे से पता ही है इसकी कितनी महत्वता है। फिर इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 35 पर आते हैं। बहुत अच्छे से नहीं दिख रहा है, फिर भी मैं आपको पढ़ के बताती हूँ। किशोरों की व्यवहार संबंधी समस्याओं का संक्षेप में उल्लेख करिए। तो यहाँ पर देखिए इस पूरे के पूरे पेपर में आप देखिए किशोरावस्था से कितनी ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं। 12 से 18 वर्ष तक की अवस्था में बच्चों के अंदर कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं, कौन कौन से भावनात्मक परिवर्तन होते हैं, और किस तरीके से बच्चों का व्यवहार प्रतीत होता है। यानी कि जो बच्चे होते हैं इस अवस्था में स्वतंत्र रहना चाहते हैं, वो चाहते हैं उनके माता पिता का, टीचर्स का किसी प्रकार से कोई भी बंधन ना हो उनके ऊपर, वो स्वतंत्र जीना चाहते हैं। फिर है क्वेश्चन नंबर 36, चिंतन का शिक्षा में क्या महत्व है। तो हम किसी भी टॉपिक के बारे में चिंतन करते हैं, सोचते हैं, तो चिंतन करना क्या होता है? अच्छा होता है। ठीक है, चिंता नहीं है, यह चिंतन है। फिर क्वेश्चन नंबर 37 है, मानसिक विकास के विभिन्न पक्षों के नाम लिखिए। तो मानसिक विकास में दोस्तों आपको पता है कि बच्चे के सोचने समझने की क्षमता, इन सभी चीजों का अध्ययन होता है। इसके बाद देखिए बुद्धि से आप क्या समझते हैं, इसका मापन किस प्रकार से किया जाता है। तो दोस्तों बुद्धि सोचने समझने विचार करने की क्षमता होती है, और इसका मापन हम कैसे करते हैं? आईक्यू टेस्ट के माध्यम से, बुद्धि परीक्षण के माध्यम से, या जो बुद्धिलब्धि का सूत्र होता है, बुद्धिलब्धि बराबर मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुणे 100, इसी से क्या करते हैं? हम मापन करते हैं बुद्धि का। फिर है व्यक्तित्व मापन की कौन सी विधियां हैं, किसी एक विधि का वर्णन करिए। तो व्यक्तित्व मापन की कई सारी विधियां मैंने आप लोगों को लिखाई है। प्रक्षेपी विधि, आत्मनिष्ठ विधियां, वस्तुनिष्ठ विधियां, इसमें किसी एक विधि का वर्णन करने को पूछा है। दोस्तों हरमन रोडसा विधि मैंने आप लोगों को पढ़ाया था, स्याही धब्बा विधि। और इस विधि में कुल जो कार्ड होते हैं वो 10 कार्ड होते हैं, इसमें 5 काले रंग के और 2 लाल रंग के कार्ड होते हैं, और 3 कार्ड पर अनेक रंगों की स्याही के धब्बे होते हैं। तो ये स्याही धब्बा परीक्षण हो गया। इसके अलावा दोस्तों आप लोगों को मैंने प्रसंगात्मक अंतर्बोध परीक्षण यानी कि थीमेटिक अपरेंट टेस्ट भी बताया था, और इसमें 30 कार्ड होते हैं। और ये जो थीमेटिक अपरेंट टेस्ट है यानी कि टेट परीक्षण है, यह मरे एवं मार्गन ने दिया था, और इसमें टोटल 30 कार्ड होते हैं, और इसको भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर किसी एक विधि का ही वर्णन करना है। फिर देखिए वंशानुक्रम के नियमों का वर्णन करिए। तो वंशानुक्रम भी मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। तो इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर उम्मीद करती हूँ कि सारे के सारे क्वेश्चन आप लोग के बिल्कुल सही गए होंगे। और वीडियो में आपने कितने क्वेश्चन बिल्कुल सही किए आप लोग कमेंट करिएगा। और अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना मत भूलिए चैनल को, क्योंकि आपके लिए रेगुलर हम वीडियोस लेकर के आ रहे हैं और आगे भी आते रहेंगे। और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अपने कॉलेज के फ्रेंड्स को, अपनी कॉलेज के ग्रुप में, ताकि सभी लोग अपना सही सही आंसर मिला पाए। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स, कमेंट बॉक्स में आपको सेकंड पेपर की भी लिंक मिल जाएगी सोल्यूशन की, और सारे वीडियो का सोल्यूशन का लिंक हम आपको देंगे। चैनल से बने रहिए और आपके लिए रेगुलर वीडियोस हम ऐसे ही लेकर के आते रहेंगे। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए। जय हिंद दोस्तों।